सर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं आपके बयानात पे। ज़ाहिर बात है फीडबैक आता है। अभी रिसेंटली भी एक कंट्रोवर्सी हुई है और बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है आपके जो भी है एक पॉडकास्ट के ऊपर, तो उस बारे में क्या कहेंगे? अगर वो कोई पेड तनकीद है जी। तो वो मुझसे नहीं छुप सकती। मैं इस खेल का बहुत पुराना ये तो सच है। प्लेयर हूँ। मैंने ये सारे जो है ना कंट्रोवर्सीज ये घोल के पी हुई हैं। रेहान तारिक ने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया। वैसे वो बड़ा एक जिसको कहते हैं ना नीट एंड क्लीन आदमी। ये जो हकीम शहजाद है रेहान तारिक के शो में कोई नागवार कंटेंट था तो क्या उन्होंने मना किया था कि ये पोर्शन नहीं लगाना? चौधरी सुहेल बड़ा के साथ एक वाकया होता है, आपको याद होगा दुनिया टीवी के ईद शो में फिजा अली जो है उनके साथ जो है मिसबिहेव करती हैं। चौधरी सुहेल बड़ा जिनका नाम आप आपके शो का हिस्सा है वो, ठीक है। तो ये उनकी राय है मेरे बारे में, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वो ऑनर हो गई। अगर मेरे दिल में कोई चोर है ना तो मुझे बैठना नहीं चाहिए आपके साथ। आप टिकटॉक पे वल्गैरिटी देख लें, बीगो ऐप्स देख लें जिसपे एनसीसीआई ने कार्रवाइयां की और आज डकी अंदर है, रजब भट्ट पे पर्चा है, सिक्सोलॉजी पे पर्चा है, अंसली पे एफआईआर है। तो अब किसी हद तक जो है ना सोशल मीडिया पे वो वल्गैरिटी कम होती नजर आई। क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है लेकिन आवाम ही उसको प्रमोट करी है, आवाम ही देख जाहिर रही है। अचानक से बड़ा ही एक बाइसे शर्म सा मामला हुआ कि पता चला कि उनमें से कुछ ऑफिसर्स इनको रिलीफ देने के लिए रिश्वत ले रहे थे। अब वो पकड़े गए हैं सब। वो मोस्टली रिश्वत की रकम भी रिकवर हो गई है, मगर उनके पकड़े जाने से डकी के केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिद अहमद ने अभी एक रिसेंटली एक बयान दिया कि सब कंटेंट क्रिएटर्स दोज़खी हैं, जहन्नुमी हैं। यहाँ ज्यादा है। प्रिंट और सैटेलाइट मीडिया में भी फिक्स मैच होते हैं। पता है जब वीना मलिक का मोहम्मद आसिफ के साथ स्कैंडल आया कोई ऐसा नहीं था कि वो तस्वीरें लीक हो गई थी। वो तस्वीरें मीडिया को दी गई। आज का तो जो पैनल बैठे होते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातों के, एक एक बंदा बैठा होता है, पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव, नून लीग, पीपल्स पार्टी पैनल, सामने लेजेंडरी अहमद मीर बैठे हैं या काशिफ असी बैठे हैं, वसीम बदामी, कोई भी बैठा है, और वो वहां पे जो लड़ झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को जो है ना उठ के मारने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन करें शो खत्म होते एक ही गाड़ी में वापस जाते हैं। रात को कट्ठे पार्टी करते हैं। मोहम्मद राना ने भी जो है थिएटर ज्वाइन कर लिया। वो एक वजह यही है ना, देखें मेरी बात सुने, अगर मोहम्मद राना को फिल्में दस्तयाब होती तो मोहम्मद राना के पास कहां से टाइम होना था? डिजिटल मीडिया का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? 80% प्लस जो सैटेलाइट मीडिया है वो तो मुख्तलिफ बिजनेसमैन जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने अपने बिजनेस जो है ना उनको शेल्टर देने के लिए वो चैनल्स खोले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट विद मुतीबा। जी हाँ, आज हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो में ऐसे सहाफ़ी को जो सच को सामने लाते हैं। जी हाँ, ये वो शख्सियत हैं जो ताकतवर से सवाल करते हैं और कमज़ोर का साथ देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर नईम हनीफ की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं यू ऑलवेज वेलकम। सर, सबसे पहले तो जो मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ और आज भी मैं वही क्वेश्चन करूँगी, आपको डर नहीं लगता? मैंने आपको देखा है अगर कोई ख़बर आई है आपके पास, सबसे पहले तो आप कॉल्स करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जब आपको यकीन हो जाता है कि वो खबर ऑथेंटिक है, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी के बारे में हो, पॉलिटिशियन के बारे में हो या किसी इदारे के बारे में, फिर आप उसको बोलने से नहीं डरते। तो ये जो एटीट्यूड है ये कहाँ से आया आपके अंदर? डर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। है मैं तो हर वक्त डरा रहता हूँ। नहीं सर, मुझे नहीं लगता। यकीन करें, जब आप बोलते हैं, सच बोलते हैं, बोलते हुए कुछ जिन्न आ जाता है अंदर, लेकिन ये है कि डर मुझे बहुत लगता है अल्लाह ताला की ज़ात से। जी। क्योंकि ये जो हमारा पेशा है ये बड़ा मुकद्दस पेशा है। इसको 2025 की सहाफ़त ना देखें, ठीक है, ये आप पैगम्बरों के दौर की सहाफ़त देखें, ठीक है। तो ये जो पैगाम रसानी और इत्तलात का शोबा है ये बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात हमें बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज जो हैं ख़बर कन्फर्म कर रहे होते हैं। जी। अच्छा, उन सोर्सेज के बावजूद बाज़ औक़ात ख़बर बाउंस हो जाती है। ओके। अच्छा, उसमें छोटी सी बात ये है कि आपका ताल्लुक भी इतने अरसे से मीडिया के साथ है। खबर बाउंस उसकी होती है जो खबर देता है। हाँ जी। जो खबर को राज बना के सीने में लेके फिरता रहता है ना, उसकी खबर बाउंस नहीं होती। ओके। खबर देने वाले की बाउंस होती है। तो खबर ये हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है। कोई खेलेगा ही नहीं तो गलत शॉट कैसे खेलेगा और सही शॉट कैसे खेलेगा? बाबर आजम सही शॉट भी खेलता है, गलत खेल के आउट भी हो जाता है। तो ये चलता रहता है। अब ये है कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों का शिकार हम रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में इसको पैमरा ऑर्डिनेंस कहते थे, जिसकी मुखालफत नवाज शरीफ भी करते थे, आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी करते थे, जो सीएम के वालिद भी हैं, चाचा भी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है ना वो हमारे साथ, मेरे साथ दरियों पे बैठ के नारेबाजी करती थी कि ये काला कानून है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह आप जमात इस्लामी, तमाम जमातें इसकी मुखालफत करती थी।
अब अगला दौर आता है इमरान खान का, तो इसको फेक न्यूज एक्ट कह दिया जाता है। अच्छा, वो हमने जीत लिया, पैमरा ऑर्डिनेंस हमने लागू मुल्क में नहीं होने दिया, ठीक है। दूसरा आता है इमरान खान का दौर आता है पीटीआई का, वो इसको कह देते हैं फेक न्यूज एक्ट, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं, वो भी हम जीत लेते हैं। आज वही लोग जो माजी में हमारे साथ खड़े थे, आज उन्होंने ही एक पीका के नाम से कानून कर दिया। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि सहाफत जो है म्यानी सब चली जाएगी। मुश्किल वक्त है, हम फेस करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मादर पिदर आज़ादी की तो कभी भी हम भी हक में नहीं है, ठीक है, कि मुझे कोई इख्तियार नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बेबुनियाद खबर दे दूं जिसका कोई सर पैर ही नहीं सर, है। मैंने आपको देखा है खबर ऑथेंटिक होती है, मैंने आपको काम करते हुए देखा है, जिस स्ट्रगल से आप उसको लगते हैं पीछे कि ये खबर असली है कि नहीं, लेकिन जब आपको यकीन हो जाता है तो आप डरते नहीं है, चाहे आपको कॉल्स आएँ या कोई आपको रोकने की 1000 कोशिश करे। तो ये जो एटीट्यूड है ना डरने का, मैं ये पूछना चाहती हूँ। ये जो मुझे काम करते हुए आपने देखा ना, काम तो मुझसे अच्छा वो करता है जो आगे बोर्ड लगा होता है, आगे रास्ता बंद है, काम हो रहा है। जितनी मेहनत वो मजदूर करता है, मैं तो उसे सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, बात फिर वही आ गई है कि एक प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं, जी सर, तो फिर या तो हम डर लें, ठीक है, और या काम कर लें। तो सर धमकियाँ आती हैं आपको? धमकियां जो होती हैं और पर्चे और नोटिस, ये हमारे लिए ना तमगे होते हैं, ठीक है, हमने इनको तमगे लिया है। हाँ, चाह जाए कि अच्छा, मेरे साथ थोड़ी सी बैड लक ये हो गई कि मैंने 2005-6 से जंग जियो के दौर से ही मैंने ना सहाफत की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। पॉलिटिक्स में मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको अपना दामन साफ रखना पड़ता है, क्योंकि वोटर ने अंदर जाके जब वोट डालना, ऊपर अल्लाह मियां और नीचे आपका किरदार है, ठीक है। तो वो मुझे इसलिए थोड़ा बच बचा के साफत करनी पड़ी, और जो ना कोई जर साफत का लेबल कोशिश की ना लगे, कोई ब्लैकमेलिंग का ना लगे, ना कभी कोई किसी से कोई लालच का कोई वो सीन हो। तो मेरी चूंकि पहली नौकरी जंग की हो गई। अब जंग माजी में भी, आज भी पाकिस्तान का, एशिया का सबसे बड़ा उर्दू अखबार है और सबसे बड़ा ग्रुप है, और मीर शकील रहमान समझे उन्होंने हमारी तरबियत की, ठीक है। तो सुहेल वड़ाइद जैसे और परवेज़ बशीर जैसे और इन खबर नईम हाशमी जैसे, उस्मान यूसुफ जैसे, बेदार बख्त भट्ट जैसे लोग हमारे सीनियर्स हैं, और वो हमें सिखाते थे। तो कहने का मकसद ये है कि उसके बाद ARY मैंने नौकरी की। ARY एक बड़ा इदारा था। उसके बाद समा को हेड किया। तो कहने का मकसद ये है कि ये 2-3 बड़े इदारों के साथ ही काम किया, मुझे कुछ ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़े, ज्यादा रुलना नहीं पड़ा। तो इसलिए वो खौफ का आंसर, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि वाकई आपने जो भी काम किया है ऑथेंटिक किया है, आप जो भी खबर देते हैं और ऑथेंटिक देते हैं, लेकिन तनकीद का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपको अक्सर देखा गया है कि जब आपको खबर इवन ऑथेंटिक भी है तो उस पर तनकीद काफ़ी की जाती है। तनकीद देखें, तनकीद तो हक है, क्योंकि आज के दौर में क्यों हुकूमत को पेका जैसे कवानीन लाने का जो है ज़रूरत पड़ी, वो इसलिए कि हर शख्स आज चलता फिरता तज्जियाकार है। बिल्कुल। एक दौर ऐसा था जब सोशल मीडिया नहीं था, तो तब भी लोगों की समझ बूझ वैसी थी, हमसे ज्यादा सियाने लोग थे, जो कारोबारी थे, जो मजदूर तबका था, तो वो हमें राब्ता करते थे, हमारे जरिए वो अपने ख्यालात और सर्वे होते थे कि लोगों की राय क्या है मुख्तलिफ इशूज पे, इलेक्शन किसका कितना वोट बैंक है, ये सर्वेज होते थे, महंगाई के सर्वेज होते थे, ठीक है जी, मसाइल पे सर्वेज होते थे। तो अब वो उसकी वो जरूरत खत्म होगी कि वो मुतीबा बिनते जिक्रिया से ये कहे कि मैडम अपने शो में इस इशू को तो हाईलाइट कर दें कि फलां जगह सीवरेज का निजाम नहीं है, फलां हॉस्पिटल में जो है ना वो हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं है, फलां जगह दवाइयां नहीं मिल रही। अब वो खुद तज्जियाकार है, खुद ही एंकर है, वो अपना मोबाइल खोलता है, वो अपने पेज बनाया हुआ पेज के ऊपर वो अपनी राय दे देता है, ठीक है ना। उस चक्कर में ये शुतरे बेब बहार मीडिया के चक्कर में साइबर क्राइम के दफातर भरे होते हैं नए लोगों के लिए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपने भी मैस कॉम किया, आपने तो खैर और भी डिग्रियां की, तो मैस कॉम जो है वो अब तक हमारी सहाफत की सबसे बड़ी डिग्री है। मगर बदकिस्मती ये है कि 4 साल की डिग्री लेने के बाद जब बच्चा हमारे पास आता है तो वो इसी तरह होता है कि जैसे वो नया धोया आ गया फारिग, उसको पता ही नहीं है कि वो जिस शोबे की डिग्री करके आया है कि उसमें प्रैक्टिकली उस शोबे की डिमांड क्या है और उसमें वर्किंग क्या है। वो नए सिरे से उसको वो लेग वर्क शुरू करना पड़ता है, फिर 2-3 साल 4 साल धक्के खाने पड़ते हैं, और पिछले 4 साल उसके जाए। मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, तो उन्होंने कहा
उन्होंने तो फवाद चौधरी ने बतौर मिनिस्टर कह दिया, फेडरल मिनिस्टर, कि मैं पेरेंट्स से कहता हूं और बच्चों से कहता हूं कि मैस कॉम की डिग्री इस मुल्क में ना करें, मीडिया का यहाँ पे स्कोप नहीं है जी। अच्छा, तो वो लेकिन तो सर ये एक बुरी बात नहीं है, मतलब पेरेंट्स जो पैसे लगा रहे हैं, कर रहे हैं, और वाकई बच्चा कुछ नहीं सीख के निकल रहा। मैंने भी मैस कॉम किया है, मैंने एमफिल, मैं पीएचडी कर रही हूँ, बट जब तक फील्ड में काम नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता था। ऐसे ही है। तो एक ज्यादती है ये पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी। तो आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे अगर वो सहाफत में आना चाहते हैं, वो कहाँ से शुरू करें? देखिए, सहाफत अगर अभी भी करनी है ना, इस मुश्किल दौर में भी किसी को बड़ा कीड़ा है सहाफत का, तो करनी है, सहाफत ही करनी है। तो एक तो दूसरे के बच्चों के लिए यह है कि दूसरों का मुंह लाल देके अपने मुंह थप्पड़ मार के लाल ना करें। आप देखें कि स्कोप किस चीज का है। आप पेरेंट्स के पैसे, वक्त अपना जाया ना करें। अच्छा, अभी भी सहाफत करनी है तो फिर आप बेशक मैस कॉम में एडमिशन लें, डे फर्स्ट से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का बतौर इंटर्नी हिस्सा बन जाए। सर सहाफत में स्कोप नहीं है? नहीं, स्कोप जो है ना, स्कोप बाद में बात आती है, आजाद नहीं है। ठीक है, मसला यह है कि आजाद ही नहीं है। हाँ जी, आप बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं मादर पिदर आजादी की हम हक में नहीं है। कौमी सलामती पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इदारों पे बेजा तनकीद नहीं होनी चाहिए। 10 मई जैसे जो है ना दुश्मन के साथ जंग में अपने फौज के साथ, अपने मुल्क, अपनी मिट्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि आप इंडिया की बात करें बाहर बैठ के। ये इस तरह की आजादी नहीं मिस होनी चाहिए। ठीक है। अदरवाइज स्कोप ये है कि अब सोशल मीडिया जो है ना वो बड़ा प्रमाण चढ़ रहा है। आपका जिस प्लेटफॉर्म से कर रही हैं ये भी डिजिटल है, मेरा ताल्लुक भी इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म से है, तो डिजिटल में बहुत स्कोप है, मगर उसमें संभल के चलने की बहुत जरूरत है। अभी तक डिजिटल की अथॉरिटी नहीं है इस मुल्क में, लाइक पैमरा। एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो डिजिटल की, एक ये भी फवाद चौधरी की बात मुझे बार बार याद आ जाती है। उन्होंने पीटीआई के दौर में ये कहा कि जिसने भी एक डिजिटल चैनल खोलना है वो एक सिक्योरिटी जमा करवाए। अच्छा, उन्होंने सजेस्ट किया था 5 मिलियन। ठीक है जी। टीवी के लाइसेंस की तरह का ये पैटर्न था कि डिजिटल पे अगर आपने या मैंने कोई काम शुरू किया तो वो सिक्योरिटी हमारी जमा होगी। अगर हम जो है ना इस मुल्क के जो कवानीन हैं, जो पॉलिसी है सोशल मीडिया की, उससे हटके अगर कंसेप्टिव कोई कंटेंट डाल रहे हैं, एक वार्निंग, दूसरी, तीसरी वार्निंग पे वो सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये उनकी तजवीज थी, जो कि हमें लाख इख्तलाफ हो सकता है पीटीआई के साथ, लेकिन ये दो बातें जो फवाद चौधरी ने की थी, ये मेरे दिल को लगी थी बातें, ये होना चाहिए था, ये उनका प्लान था, मगर इमरान खान नहीं माने उनकी बहुत सी बातों की तरह। इस बात को भी उन्होंने रद्द कर दिया, तो वो नहीं हो सका। सर, जो RNN TV है, जब आपने इसकी बुनियाद रखी, माशाल्लाह दिनों में इस चैनल ने जो है वो तरक्की की और इंडिया में भी इसको बैन किया गया। इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लेते हैं या क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ इंडिया और पाकिस्तान की जंग में आप भी हमारे साथ थी। RNN TV का वहाँ बैन होना, पहले 16 चैनलों में, मेरे लिए ये आप समझे कि निशान इम्तियाज़ है। मुझे वहाँ लाइन में लग के वो निशान इम्तियाज़ नहीं चाहिए था जो इस्लामाबाद में वफाकी जो है ना इत्तलात डिपार्टमेंट ने जो लिस्ट बनाई थी, हमें वो नहीं चाहिए था। मेजर गौरव आर्या ने हमारे शोज का जवाब दिया, बख्शी ने हमारे शोज का जवाब दिया। हमारा चैनल वहाँ पे 14वें-15वें नंबर पे बैन किया गया, जिसमें जियो बैन हुआ, ARY बैन हुआ, समा बैन हुआ, बड़े चैनल्स बैन हुए, उसमें RNN TV बैन हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है। 1.5 अरब की मार्केट जो है ना, उससे हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आज भी डिस्कनेक्ट हैं। इंडिया में हमारा चैनल नहीं देखा जा सकता VPN के बगैर, मगर हमें फख्र है, हमें वो नुकसान बर्दाश्त है डॉलरों का, लेकिन जो हमारे मुल्क की एक इज्जत है और हमारा जो हक है, जो फर्ज है, मैं समझता हूँ किसी हद तक इतना सा हमने वो अदा किया जो इस मुल्क ने आपको, मुझे, RNN TV को दिया, तो हमने इतना सा लुटाया। और सर, मैंने देखा आपने दिन रात मेहनत की, जब वो दिन थे आप कोई खबर नहीं जाने दे रहे थे कोई चीज़, और आपने दिल लगा के उस चीज़ पे मेहनत की और वाकई कि इस चीज़ पे एक्शन लिया गया। एक बात आपको कहूँ, हल्फन आपके शो में मैं पहली दफ़ा ये बात आपने छेड़ी है, हल्फन कह रहा हूँ कि हमें कहीं से कोई असाइनमेंट नहीं थी। ठीक है। ना मुझे जी, ना मुबशर लुकमान को, जी सर, ना गोहर भट्ट को, जी, ना बुशरा खान को, ना नईमुल हसन को, ना मुतीबा को, जी सर, हमें किसी इदारे की तरफ से ये कोई असाइनमेंट नहीं थी। बिल्कुल ऐसे है। ये हमारा अपना फैसला था कि हमने ऐसे खड़े होना है अपने अफवाज के साथ, हमने ऐसे इंडिया के साथ जो मीडिया वॉर है हमने ऐसे लड़नी है, इस महाज को हमने ऐसे संभालना है। हम यहाँ से ट्रांसमिशन करते थे, सारी रात मुबशर लुकमान के साथ ट्रांसमिशन हो रही थी, दिन चढ़ता था हम फिर इधर कर रहे होते थे। कहने का मकसद है कि ये
कहीं से हमें कोई ना असाइनमेंट आई, जी। ना कोई जो है ना कोई फंड्स किसी ने हमें दिए। हम समझते थे कि ये हमारा फर्ज है। बिल्कुल, और आपने निभाया। जंग वहां चल रही थी और आप यहाँ पे मिस फर्ज ये निभा देखें रहे कि थे। जब तक 10 मई नहीं हो जी जाता सर। और हम उसमें सुरखरू नहीं हो जाते और वो फेज से हम निकल नहीं जाते, हमने किसी और कंटेंट का सोचा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे है। हमने तमाम चीजें छोड़ दी बिल्कुल। उस वक्त जब हमारे ही कुछ कुलीग, कुछ साथी दूसरे मुल्कों में बैठ के इस जंग को ड्रामा करार दे रहे थे, वो इदारों पे तनकीद कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे थे, राजनाथ सिंह की जुबान बोल रहे थे, मेजर गौरव आर्या की जुबान बोल रहे थे, और वो जो चंद डॉलर्स की खातिर जो है वो अपने मुल्क की इज्जत, बकास सबको दाव पे लगा रहे बिल्कुल थे। ऐसे है। तो मैं सिर्फ क्लियर ये करना चाह रहा था, वो हमारी असाइनमेंट नहीं थी, वो आपने खुद से किया। हमने खुद आपका से खुद किया। का डिसीजन था। सर, आरएनएन का फ्यूचर कहाँ पे देखते हैं आप? आरएनएन का फ्यूचर ब्राइट है। आरएनएन जो है इतने कम अरसे में जो सिल्वर बटन आ चुका है, और उसके बाद ये है कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, देखें जब मैंने जंग से पहली दफ़ा एआरवाई की नौकरी की तो ऐसे लग रहा था जंग ग्रुप को छोड़ना जो है ना वो दुनिया यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो जब जंग ग्रुप छोड़ के एआरवाई ज्वाइन किया तो लगा दुनिया का आगाज़ यहाँ से होता है। फिर जब समा 2.5 साल मैंने हेड किया बतौर ब्यूरो चीफ, उसके बाद जब डिजिटल पे आना था तो मुझे लगा कि पता नहीं सैटेलाइट ही दुनिया है, इधर आके जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी। मगर जब इधर आए तो पता चला कि असल जिंदगी यहाँ है, पीछे बस एक ख्वाब था, वो अच्छा ख्वाब था, वो गुजर गया। तो ये है कि आरएनएन का ही दौर है, आपके चैनल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मगर ये है कि यहाँ कंटेंट जो है ना वो किंग है। कंटेंट अच्छा होगा तो उतनी जल्दी जो है आपके चैनल्स जो हैं वो प्रमाण चढ़ेंगे, उतनी जल्दी इनकम आना शुरू हो गई। कंटेंट बुरा होगा और अच्छा उसमें ये देखें ना कि जैसे बाज लोग डॉलर्स के लिए ही वल्गर कंटेंट बनाते हैं। आप टिकटॉक पे वल्गैरिटी देख ले, बीगो एप्स देख लें जिसपे एनसीसीआई ने कार्रवाइयां की और आज डकी अंदर है, रजब भट्ट पे पर्चा है, सिस्ट्रोलॉजी पे पर्चा है, अनसली पे एफआईआर है। तो अब किसी हद तक जो है ना सोशल मीडिया पे वो वल्गैरिटी कम होती नजर आई, मगर उस कंटेंट को इतने व्यूज मिलते हैं, हाँ जी, उसको इतने डॉलर मिलते हैं, उरियानी फाशी इतनी बिकती है। तो फैसला तो आपने करना है, फैसला तो मैंने करना है कि हमने जो है ना अपने माशरती जो इक़दार हैं और हमारा जो एक मुल्की एक जिम्मेदारी है और एक सहाफ़ती जिम्मेदारी है, हमने उसको निभाना है या हमने डॉलर्स कमाने। लेकिन सर यही बात है ना कि क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है लेकिन आवाम ही उसको प्रमोट करी है, आवाम ही देख रही है, तो उस चीज को हम किस तरह रोक सकते हैं? मैंने आपको जो बात बताई, जब उस वक्त मेजर गौरव आर्या से हमारा वो लड़ाई चल रही थी तो इंडिया में वीपीएन के जरिए हमारा चैनल देखा जा रहा था, ठीक है, क्योंकि जब वहां पे चैनल ही बैन था तो अगले ही दिन मेजर गौरव आर्या हमारे शो का जवाब कैसे दे देता था? वीपीएन से देख के, ठीक है, तो वो देखा जा रहा था। इसी तरह से जो है ना लोग यहाँ पे जब पाबंदी भी लग रही होती है, कुछ ऐप्स बंद भी हो रही होती हैं, लोग उसको वीपीएन के जरिए देखते हैं। असल में तो बात ये है कि ये अभी हाल ही में हमारे जो डीआईजी ऑपरेशन है फैसल कामरान, उन्होंने बात की, इससे पहले सीसीपी लाहौर ने भी ये बात की कि हम जो है ना माँ की गोद से एक तरबियत का सिलसिला शुरू होता है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें। ठीक है, आप जो है ना वो खवातीन वक्त एक क्वालिटी टाइम उसको समझ रही होती हैं वो गुजारने के लिए, हाँ, और वो बच्चे को फोन दे देती हैं और दूसरे फोन पे चुगलियां चल रही होती हैं, ठीक है जी। और बच्चा क्या देख रहा है नहीं पता, उसमें कोई बैरियर है, हाँ, नहीं है, आपने वो यूट्यूब पे सब कुछ देख रहा है, वो ऐसे ऐसे जो है ना वो सेंटेंस बच्चा बोल देता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, एब्यूसिव लैंग्वेज आ गई है एग्जैक्टली। तो वो तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें, और दूसरी जो उनकी दरसगाहें हैं, जो स्कूल्स हैं, वहां पे बच्चों पे नजर रखी जाए और उनकी एक समाजी तरबियत की जाए कि ये जो है एक जहर कातिल है, बच्चों को उससे दूर इसी तरह रखा जाए जैसे आप अपने बच्चे को आग में हाथ डालने नहीं देते, जैसे आप अपने बच्चे को किसी खतरनाक जगह पे जाने नहीं देते, इसी तरह इस उरिया और फौहश कंटेंट से भी बच्चों को
दूर रखने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती अच्छा है। सर, ये जो डकी भाई का चैनल उन्होंने सीज कर दिया है वक्ती तौर पे, इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? चैनल से उसी तरह चल रहे हैं, तो एक डकी भाई का चैनल सीज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? और सिर्फ उन्हीं को पकड़ के इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इशू बनाया जा रहा है। बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, बट डकी भाई को ही टारगेट किया गया है। डकी भाई का जो केस है ना, वो नहीं है। ठीक है वो असल में अपने चैनल से जुआ ऐप को प्रमोट कर रहे थे। अच्छा, उसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे बहुत बड़े बड़े नाम गिरफ्तार होंगे डकी से जो इन्वेस्टिगेशन, मगर वो नहीं हुए। उसमें चूंकि गुज़िश्ता जो PSL था, मुबैना तौर पे इतला है कि उसके अंदर भी दानिस्ता नादानिस्ता बोर्ड की गलती से एक जुआ ऐप का स्पॉन्सर जो है ना, उसको अलाउ कर दिया गया। वो एक टीम के किट्स पे भी कहीं लग गया, मे बी उसमें प्लेयर इनोसेंट हो, प्लेयर्स को ना पता हो कि ये कोई जुआ ऐप है। तो उसी जुआ ऐप की वजह से इंडिया में सुरेश रायना और शेखर धवन, उनके बड़े दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, वो अरेस्ट भी हो गए, इन्वेस्टिगेट हुए। तो डकी को असल में तो उस चक्कर में गिरफ्तार किया गया कि उस चीज को रोका जाए। अच्छा, लिटरली मैंने खुद देखा कुछ छोटे बच्चों को जो इन ऐप्स को यूट्यूब पे देख के और वो उस पे खेलना शुरू हो गए थे, और पेरेंट्स पे पॉकेट मनी के नाम से पैसे लेके वो जुआ ऐप पे हार रहे थे। ठीक है जी। तो कहने का मकसद है कि ये हो तो एक बड़ा एक गंदा और घनौना खेल था, और मे भी डकी भी इसमें। सिर्फ डकी भाई क्यों सर? डकी काबू आ गया ना। ठीक है मुतीबा, वो डकी का इशू ये हो गया कि डकी गिरफ्तार हो गया, रजब भट्ट को पता चल गया, वो पहले मुल्क से भाग गया। रजब भट्ट का एक दूसरा भी इशू हो गया, वो रिलीजन वाला FIR कट गई, वो कहीं उस चक्कर में भाग गया, और एक दो लोगों को पता चला वो अंडरग्राउंड हो गए, वो गायब हो गए, कुछ मुल्क से बाहर चले गए, उनके नाम ECL में है। ठीक है। वो जैसे ही पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, ये लोग ये अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, NCCI ने डकी को भी इसी तरह गिरफ्तार किया। डकी को छापा मार के नहीं गिरफ्तार किया, डकी किसी अपनी कैंपेन के चक्कर में इसी तरह के प्रोजेक्ट में आउट ऑफ कंट्री जा रहा था, एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, नाम ECL में था। तो वो इस तरह की सूरत हाल है। डकी चूंकि गिरफ्तार हो गया तो इसलिए वो उसमें सजा भुगत रहा है, बाकी लोग अभी काबू नहीं आए, मगर उन पे केसेस मौजूद हैं। और सर, जो उनकी वाइफ से रिश्वत ली गई है, जो जी, वो एक बाइस शर्म काम हुआ। उसमें ना हमने इतना हीरो बनाया उन लोगों को जो इन लोगों को पकड़ रहे थे, जो इस जो है ना वो गंद को, नेगेटिविटी को रोक रहे थे। हमने बड़ा अप्रिशिएट किया, हमने NCCI को, उन ऑफिसर्स को बड़ा हीरो बना के रखा, और डेली बेसिस पे हम हाईलाइट कर रहे थे ताकि पेरेंट्स को, बच्चों को पता चले कि ये एक्शन शुरू हो गया, इससे बचना है। ठीक है जी। तो वो अचानक से बड़ा ही एक बाइस शर्म सा मामला हुआ कि पता चला कि उनमें से कुछ ऑफिसर्स इनको रिलीफ देने के लिए रिश्वत ले रहे थे। अब वो पकड़े गए हैं सब, वो मोस्टली रिश्वत की रकम भी रिकवर हो गई है, मगर उनके पकड़े जाने से डकी के केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डकी को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। जिन जिन पे ये केसेस हैं, NCCI उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही। ठीक है। सिर्फ उन कार्रवाइयों को थोड़ा सा माजी की तरह उजागर नहीं किया जा रहा, क्योंकि बीच में ये गंद हो गया। ठीक है। उससे जारी बात है, इदारे की क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो अब जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं लोग। डकी जो है ना, उसका केस वहीं पे है। उनका जो क्लेम है रिश्वत का, वो अरूब जतोई जो है उसमें वो मुद्दई है, वो FIR हो गई है, उनसे पैसे रिकवर किए जा रहे हैं। वो पैसे, रिश्वत के पैसे, इनको वापस लौटाए जाएंगे। ठीक है, डकी की फैमिली को। और इनके पास से जो रिक्वायर्ड है या इनकी जो लूट मार है, वो लेके कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी। अच्छा सर, हम जब बात करते हैं पॉडकास्ट की, बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है पॉडकास्ट का। डिजिटल मीडिया की हद तक तो ठीक है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी एथिक्स एंड नॉर्म्स को भूल चुके हैं। रेहान तारिक ने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने हकीम शहजाद से इंटरव्यू किया, और उसमें उन्होंने बहुत एक अनएथिकल बात की जो नहीं करनी चाहिए थी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बट उनको रोका नहीं गया और वो ऑन एयर भी हो गया। तो ये एथिक्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ कहाँ चली गई हैं? मतलब वो बेचने के लिए, रेटिंग के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, रेहान तारिक जो है ना, उनका जो मेरा पहला इंटरेक्शन है, पंजाब यूथ फेस्टिवल होता था, तो उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बड़े इवेंट्स होते थे, और जो नेशनल एंथम जीता हमने इंडिया से, 70,000 बंदे ने तराना पड़ा, वो उसका फाइनल क्वेश्चन मैंने और साहिर लोधी ने दिया था स्टेज से। तो उन दिनों उसी फेस्टिवल के अक्सर इवेंट्स में ना रेहान तारिक होस्टिंग करते थे। ठीक है। तो वैसे वो बड़ा एक, जिसको कहते हैं ना, नीट एंड क्लीन आदमी, कि किसी लालच की वजह से वो इस तरह की चीज़ नहीं करने वाला। ठीक है। लेकिन इस इशू में हकीम शहजाद ने जो बात की है, अच्छा देखें, आप किसी के साथ पॉडकास्ट का या इंटरव्यू का टाइम करके और कैमरे ऑन करके
और आप जो है ना समझें कि ट्रैप किसी सूरत हाल करके और आप इस तरह के क्वेश्चन डाल दें। देखें, मैं और आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ये इंटरव्यू में ये वाली जो चीज़ है आप रहने दें, ठीक है, उस पर हम बहस कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे कन्विंस करें, नहीं कोई बात नहीं, जाने दें। हाँ जी। अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, चौधरी सुहेल बड़ाई के साथ एक वाकया होता है, वो बड़े लेजेंड जर्नलिस्ट हैं जी सर। आपको याद होगा दुनिया टीवी के ईद शो में फिजा अली जो है उनके साथ जो है मिसबिहेव करती हैं, और वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, कामरान शायद होस्ट कर रहे होते हैं, तो वो शो खत्म हो जाता है, रिकॉर्डेड शो होता है। अच्छा, कुछ इस बात का लोगों को नहीं पता, कामरान शायद सुहेल बड़ाई साहब से रब्ता करते हैं उसी रात को या अगले दिन। वो कहते हैं कि चोई साहब वो फिजा ने जो बात की है वो थोड़ी बिलो दी बेल्ट है, तो आप समझते हैं कि उसको हम एडिट कर दें, तो चोई सुहेल बड़ाई ने कहा ना, ठीक है, आप आपके शो का हिस्सा है वो, ठीक है, तो ये उनकी राय है मेरे बारे में, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। वो ऑनर हो गई। जब वो चीज़ ऑनर हुई तो लोगों ने उसको माइंड किया बहुत, और कुछ पीटीआई के लोगों ने उस पर ट्रोलिंग की, फिजा अली बल्ले बल्ले, और सुहेल बड़ाइच, और इधर के जो हमारे जैसे सुहेल बड़ाइच के फॉलोअर थे, हमने जो है उस पर रिएक्ट किया कि इतने बड़े बंदे के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है, उन्होंने कहा जी अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये जो हकीम शहजाद हैं रेहान तारिक के शो में कोई नागवार कंटेंट था, तो क्या उन्होंने मना किया था कि ये पोर्शन नहीं लगाना? अगर उन्होंने किसी कंटेंट से मना किया है और वो रेहान तारिक ने दानिस्ता जो है ना उसको ऑनर कर दिया या अपलोड कर दिया, तो फिर वो गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस करना बनता है मिस, क्वेश्चन जो है ना वो फिर सब जगह पे जो है ना एक प्रॉपर रिसर्चर पर्सनल हो जाते हैं। आपके पास गाड़ी कितनी की है, आप कौन सी गाड़ी पे आए हैं, पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के पेपर्स लेके वो दिखा रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा पर्सनल कंटेंट क्यों दिखाना चाह रहे हैं वो? अच्छा, मे बी बाज का जो है ना इतना कंटेंट लोग कर चुके होते हैं, तो वो बंदा को नई चीज निकालने के लिए ये कर रहा होता है कि इनकी कोई पर्सनल चीजें निकालें जी, कोई शादियां निकाल लें उससे कोई वायरल हो जाएगा, कोई गाड़ी का पूछ लें उससे वायरल हो जाएगा। तो लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं आज आपके सामने बैठा हूं, शो कर रहा हूं, तो अगर मेरे दिल में कोई चोर है ना तो मुझे बैठना नहीं चाहिए आपके सामने। जब मैं आपके सामने बैठ गया हूं, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस का असूल है, यही इंटरव्यू का असूल है। मैंने आपके सामने खुद को सरेंडर कर दिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट ऑफ मीडिया एक या दो शख्सियत जो बैठी हैं उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपनी बात बता ली। जब सामने से सवाल आएगा तो हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। ठीक है जी, तो ये राइट है। तो अगर हकीम शहजाद रेहान तारिक के सामने बैठे हैं तो फिर उनको हर सवाल का जवाब देना चाहिए। मतलब रेहान तारिक ने जस्ट अपना किरदार निभाया है, ठीक है, ड्यूटी की। हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, आपका अपना स्टाइल है, शाहजेब खानजादा का अपना स्टाइल है, रेहान तारिक का अपना स्टाइल है, हर बंदे का अपना स्टाइल है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए आ गए हैं, वो फिर जो मर्जी सवाल करे, आपका हक है, आप कह दें कि मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, ये तो सहाफती असूल है। और अगर कोई बात ऐसी कर दी है तो अब आपकी सवाबदीद है, आप उसको रखना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, नहीं काटना चाहते, ये कोई लड़ाई नहीं है। मेरी नजर में तो ये कोई इशू नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। अगर आप के इतना प्रॉब्लम है कि आप अपनी गाड़ियां नहीं बता सकते, आप अपने असासे नहीं बता सकते, आप जो है ना अपनी शादियां नहीं बता सकते, तो फिर रेहान तारिक को इंटरव्यू क्यों देने आते हैं आप? बिल्कुल ना दें इंटरव्यू, मतलब पता है वो इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। आप किसी अपना बुलाए ना किसी पेड एंकर को, उसे अपना ही सवालनामा दें, ठीक है, उनको ये इधर बैठ जा सामने और ये मुझसे सवाल करता है, फिक्स इंटरव्यू कर लें। बिल्कुल ऐसे। जब आप एक फ्री एंड फेयर जो है ना फ्री स्टाइल इंटरव्यू करेंगे ना तो उसमें तो हर तरह का सवाल आएगा। बिल्कुल ऐसे। सर बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, एक सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन एक स्टेटमेंट देता है और पूरा सोशल मीडिया उस पर जो है ना एंकर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सब उसकी राय दे रहे होते हैं अपनी। जाहिद अहमद ने अभी एक रिसेंटली एक बयान दिया कि सब कंटेंट क्रिएटर्स दोज़खी हैं, जहन्नुमी हैं, उस पर उन्होंने माजरत भी कर ली। तो क्या इस तरह की बातें करनी चाहिए, और कर लिया तो एक वाबेला मच जाता है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, तो क्या ये प्लांटेड होती हैं सारी चीज़ें कि उनको पता है ये चीज़ वायरल हो गई या जस्ट? अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं क्योंकि मेरी तो कोई बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया का एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग तो न्यू कमर है डिजिटल मीडिया में, यहाँ ज़्यादा है। प्रिंट और सैटेलाइट मीडिया में भी फिक्स मैच होते हैं, पता है आपको? प्रिंट मीडिया में भी बड़े वाकयात होते थे। मैं चले आज आपको वाकया शेयर करता हूँ। जब वीना मलिक का मोहम्मद आसिफ के साथ स्कैंडल आया ना, तो वो कोई ऐसा नहीं था कि
वो तस्वीरें लीक हो गई थी, ठीक है, वो तस्वीरें मीडिया को दी गई थी, ओके, ठीक है, मुझे भी दी गई। ठीक है, उस वक्त सीडी बनती थी, ठीक है, ठीक है जी, उसको एडिट किया गया तस्वीरों का, वो एक डिनर की तस्वीरें थी, ठीक है, तो वो दी गई। मुझे याद है मैं जंग अखबार में था, हमने ही वो ब्रेक किया और उसके बाद वो एक बड़ा स्कैंडल बन गया। और जो है ना वो दिन रात उसी पे फिर शुरू हो गई चीज़ें और इंटरव्यूज़ और मोस्टली जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस तरह कर लेती हैं, ठीक है। और बाज़ मीरा से मुझे ये फील आती है कि मीरा बाज़ ऐसी बात जो करती है वो दानिस्ता कर देती है, अदरवाइज वो बहुत इंटेलिजेंट और समझदार खातून है, लेकिन वो इस तरह की बात कर। रीमा और रेशम जो है ना वो इस तरह की बात नहीं करती, उनको मैंने नहीं देखा करते हुए। इसी तरह और सेलिब्रिटीज हैं वो इस तरह की बात दानिस्ता कर देते हैं। इसी तरह ये जो साहब जो भी हैं इनका जो आपने जिक्र किया है, तो इस तरह का ना शोशा इसको कहते हैं, वो छोड़ दिया जाता है जिससे आग भड़के और उसके बाद जो है ना वो कंट्रोवर्सी बन जाए। ये कंट्रोवर्सी बनाई जाती है। मैं तो बात तो इंटरव्यूज फिक्स होते हैं, उसमें कहा जाता है कि आपने ये सवाल करना है, उस पर मैंने इस तरह रिएक्ट करना है। मैं तो इससे आगे की बात बताता हूँ, बाज़ का तो जो पैनल बैठे होते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातों के, एक एक बंदा बैठा होता है, पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव, नून लीग, पीपल्स पार्टी पैनल, सामने लेजेंडरी अहमद मीर बैठे हैं या काशिफ असी बैठे हैं, वसीम बदामी, कोई भी बैठा है, और वो वहां पे जो लड़ झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को जो है ना उठ के मारने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन करें शो खत्म होते एक ही गाड़ी में वापस जाते हैं, रात को कट्ठे पार्टी करते हैं, रात ठीक है, कट्ठे पार्टी करते हैं। सिर्फ वो एक घंटे का जो तमाशा है ना वो लगाने के लिए में एक केओस पैदा करके खुद उठ के चले जाते हैं। एग्जैक्टली। और आपस में बहुत कम आपस में जो है ना ऐसे है कि इन पार्टियों की जो रहनुमा है, लीडर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये वाकई जो स्क्रीन पे कर रहे होते हैं, आम जिंदगी में इनके मरासम इस तरह के हो। नो, ये मिलते हैं, जुलते हैं, आपस में इनकी रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, इनके दिन रात इकट्ठे गुजरते हैं, हर वक्त ये राब्ते में होते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब प्री प्लान्ड होता है सारा, बिल्कुल प्री प्लान्ड होता है। सर ये जो टिकटॉक का ट्रेंड बहुत ज्यादा है लाइव का, कोई उसमें लिमिटेशंस नहीं है, सब कुछ बिक रहा है। और इवन जो टिकटॉकर्स हैं वो अब ये भी क्लेम करते हैं कि जो मेन स्ट्रीम के सिल्वर स्क्रीन के एक्टर्स हैं वो उनकी मिन्नतें करते हैं कि हमें अपनी एक वीडियो में ले लें। तो क्या दौर ख़त्म हो गया सिल्वर स्क्रीन का? क्या वो जो बड़े बड़े स्टार्स थे उनकी एक हाइप थी, अब सिर्फ टिकटॉक रह गया है? और ये रीज़न क्या है? क्या फाइनेंस का इशू है या कौन से इशूज़ हैं? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब फिल्म और टीवी इंडस्ट्री कराची चली जी, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे शान है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कराची जाके जिन्होंने काम नहीं किया और उन्होंने कहा जी हमने कराची काम नहीं करना। हालांकि कराची और लाहौर और इस्लामाबाद और पाकिस्तान है, कोई फर्क नहीं है। तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है ना थिएटर भी ऑलमोस्ट एक फैमिली थिएटर उस तरह का अब थोड़ा वो शुरू हुआ अज़मा बुहारी के वो क्रैकडाउन के बाद। मोहम्मद राना ने भी जो है थिएटर ज्वाइन कर लिया, वो एक वजह यही है ना, देखें मेरी बात सुने, अगर मोहम्मद राना को फिल्में दस्तयाब होती जी, तो मोहम्मद राना के पास कहाँ से टाइम होना था? आप मुझे बता दें शान की आखिरी फिल्म कब देखी आपने? आपको याद भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं याद, ठीक है। वो पाकिस्तान का नहीं बरसगीर का नंबर 1 आर्टिस्ट है, काम नहीं है। अच्छा, या अगर है तो वो काम वो करना नहीं चाहते, ठीक है। मोहम्मद राना के पास अगर फिल्मों की रेल पे लो, जिसका वो आर्टिस्ट है असल में, चूड़ियाँ जैसी सुपरहिट फिल्म का वो हीरो है, दीवाने तेरे प्यार के, लव में गुम, तो कहने का मकसद है कि उसको क्या जरूरत पड़ी है कि ये सबसे मुश्किल मीडियम है थिएटर करना, बड़ा औखा काम है थिएटर। थिएटर में तो गुंजाइश नहीं गलती की, ठीक है। वो जाना है, वो सामने ऑडियंस, जिस तरह की ऑडियंस आती है थिएटर पे, वो तो एक मिनट में हुटिंग शुरू कर देती है। वल्गैरिटी होती है थिएटर में, तो उन्होंने इसी मीडियम को क्यों चूज किया? सुना है कि अब कम है, मैं गया नहीं हूँ। अब देखें जहाँ नसीम विकी कर रहे होते हैं वो स्क्रिप्टेड थिएटर होगा, अज़मा बुखारी जो है उन्होंने बड़ा कुछ सख्त चेक रखा हुआ है, पीछे लोग बैन किए दर्जनों में, एक दफा मेरी उनसे हो गई, मुझसे नाराज हो गई, उन्होंने कहा जी आप इन आर्टिस्टों की सिफारिश क्यों कर रहे हैं जिनको मैं बैन कर रही हूँ, आप इनका गन तो देखें। फिर उन्होंने मुझे कुछ लिंक्स भेजे, वो नहीं देख सकते आप। मैंने उस दिन नेगा आई थी, मैंने सवाल किया, मैं कहा आप थिएटर नहीं करती हैं, आपकी फैमिली आई है लंदन या अमेरिका से, उसमें बच्चियां भी हैं बच्चे भी हैं, आपने उनको एंटरटेन करना है, तो क्या आप उनको रात को थिएटर ड्रामे पे लेके जाएंगी? उसने कहा नहीं लेके जाऊंगी। सर नसीम विकी ने एक पॉडकास्ट में बोला है कि मैं अपने बच्चों को इस फील्ड में कभी भी नहीं लेके आऊंगा, ये मैं इसको पसंद नहीं करता, बट वो कर रहे हैं। हालांकि चांदनी भाभी जो है वो दोनों का ताल्लुक फ़िरौन लतीफ़ा से है, ठीक है, फिल्म और थिएटर से है। अगर नसीम विकी ये बात कह रहे हैं तो फिर आप खुद उसको देखें ना। हाँ, ये है कि
अब रफ्ता रफ्ता ये एतमाद बहाल होना शुरू हो रहा है, होगा, इसमें वक्त लगेगा। मगर उमर शरीफ का थिएटर, मोइन अख्तर का थिएटर, सुहेल अहमद का थिएटर, अमानुल्लाह का थिएटर, बबू बराल का थिएटर, ये वापस लाने में मुझे लगता है कि शायद 10 साल लगे। सर मोहम्मद राना को करना चाहिए था ज्वाइन। मैं भी इसे कर्ज कर रहा हूँ। देखें, एक भरम होता है जी, आपने घर का चूल्हा भी चलाना, ठीक है, आपने बच्चों को भी पालना, ठीक है, आपने जिंदगी भी गुजारनी है। तो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे पंजाब में तो ना होने के बराबर फिल्म बन रही है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, ना होने के बराबर फिल्म बन रही है। तो अगर फिल्में बनना शुरू हो जाएं और मोहम्मद राना को कास्ट करना शुरू कर दिया जाए तो मोहम्मद राना थिएटर नहीं करेगा। तो सर लूप होल किधर है, फिल्में क्यों नहीं बन रही हैं? क्या बजट नहीं है इनके पास या लोग नहीं है? फिल्म जो है ना, असल में हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो दिल छोड़ गए हैं, ठीक है, डायरेक्टर जो हैं सैयद नूर के बाद, शरार रफी के बाद आपने नए डायरेक्टर जो है ना वो बनाए नहीं है, जो है ना अगली एक बी टीम और सी टीम आपने तैयार ही नहीं की है, आपने किसी को काम बताया ही नहीं किया। कराची में अब लोग कर रहे हैं लेकिन वो टीवी के लोग हैं, वो जितनी भी कोशिश करते हैं फिल्म बनाने की, वो बिजनेस भी करती है, पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिरनी, बड़े बड़े बिजनेस की है, लेकिन उसको आप प्रॉपर फिल्म नहीं कह सकते। ठीक है, मुझे कहना पड़ता है कि 2-3 ड्रामे के एपिसोड में जैसे 2 गाने डाल के आपने उसको फिल्म का नाम दिया। फिल्म जो थी वो माजी में बनी है, अब भी बन सकती है, मगर कराची लाहौर को मानने को तैयार नहीं है। लाहौर कराची को, व्हाई नॉट? आप सैयद नूर को से बच के क्यों फिल्म बना रहे हैं? आप सैयद नूर को साथ रख के फिल्म बनाएं, उनसे इस्तेफादा करें, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि फिल्म इस तरह बनेगी। आप अपना एक को डायरेक्टर साथ रखें, शहजाद रफीक से बच बचा के आप क्यों फिल्म बना रहे हैं? सिर्फ ये है कि एक कोऑर्डिनेशन नहीं है और एक दूसरे को ना मानने की रविश है यहाँ पे, ठीक है, वो एक साइलेंट जंग चल रही है। एग्जैक्टली, और ये वजह है। और फिल्म जो है उस तरह की फिल्म और ड्रामा भी उस तरह का नहीं बन रहा। बिल्कुल, ठीक है सर। ड्रामास की मैं यही बात करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा रोमांस भी दिखाया जा रहा है, एग्रेशन भी दिखाया जा रहा है, जिसका सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और अभी मैंने पिछले दिनों एक खलील रहमान सर का भी पॉडकास्ट किया था, उसमें मैं ये पूछ रही थी कि स्टूडेंट और टीचर का बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जा रहा है। मतलब स्टोरीज उस तरह की नहीं है जिसमें मॉरल स्टोरीज हों या इस तरह कोई मैसेज हो, जस्ट प्यार दिखाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा रोमांस दिखाया जा रहा है। तो इस पर कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए? अच्छा, इत्तेफाक है जी सर कि वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अगर आप मंटो की बात कर रही हैं, अच्छा, मंटो में इस तरह का हुआ, आखिरी एपिसोड मैंने देखा। अच्छा, मैं जो आपस की बात है, मैंने वो ड्रामा जितनी दफ़ा भी देखा, मैंने वो देखा आबी खान की वजह से, खलील रहमान कमर के बेटे की वजह। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ये उनके साहबजादे हैं। अच्छा, मुझे उसने हैरान ही कर दिया, जितनी ज़बरदस्त एक्टिंग मैंने देखी ना। और मैं ड्रामा जितना भी देखा वो आबी की वजह से देखा, ठीक है जी। और उसमें ये है कि ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, वो 2025 में जो सब्जेक्ट लोग देखना चाह रहे हैं और सोशल मीडिया का दौर है, तो उसी तरह का कंटेंट जो है, लेकिन आज उनको नहीं लग रहा होगा कि दश्त जो है लोग देखेंगे, आज नहीं लग रहा होगा तन्हाइयां देखेंगे, आज नहीं लग रहा होगा अंधेरा उजाला देखेंगे, आज नहीं लग रहा होगा वारिस देखेंगे, तो उन्हें लग रहा होगा कि आज मेरे पास तुम ही बिकेगा, आज मंटो ही बिकेगा। उन्होंने मंटो लिखना शुरू कर दिया, उन्होंने मंटो बनाना शुरू कर दिया। तो उसमें जाहिर बात है कि ये फैसला सिर्फ खलील रहमान कमर का नहीं है, ये फैसला हुमायूं सईद का भी है, ये फैसला प्रोडक्शन का भी है, ये फैसला कहीं ना कहीं चैनल की मुशावरत भी है। तो ये तो फिर सबकी मिली जुली सोच है। अगर आपको ये कंटेंट नामुनासिब लग रहा है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ राइटर नहीं है, फिर इसका सबसे पहले जिम्मेदार प्रोड्यूसर है, उसके बाद जो है ना इसको ऑनर करने वाला चैनल है। ये मैं बिल्कुल अपनी राय दे रहा हूँ, अपनी ओपिनियन है। फिर इसका डायरेक्टर है, और फिर जो है ना वो सारे के सारा जो है ना एक जो जॉइंट एक वेंचर है वो जिम्मेदार है। राइटर को तो आप जो आइडिया कहेंगे वो उस पर लिख देगा। हाँ, लेकिन खलील रहमान कमर ने मंजी ठा डांग नहीं लिखा, ठीक है। ये अगर ये प्रोजेक्ट अगर आ रहे हैं और वो पैसे की वजह से इस तरह की चीज लिख रहे हैं तो फिर तो हम इस पे एतराज कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें इस बात पे कन्विंस किया जाता है कि आज के दौर में कम से कम ये टाइप का जो स्क्रिप्ट है, ये आइडिया है, ये वन लाइनर है सर, इस पे आपने ड्रामा पूरा लिखना है, तो वो उस पे लिख रहे हैं, तो फिर इसमें सारे कसूर। बस ठीक हो गया। सर मुझे बताएं कि डिजिटल मीडिया का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? मिस, फ्यूचर डिजिटल मीडिया का ही है, ठीक है। उसकी एक रीज़न है, उसकी मैं कुछ रीज़न आपको वो बता सकता हूँ जो शायद कोई आपको ना बताए। वो ये है कि
सैटेलाइट मीडिया जो है ना जी वो तो इतना इस वक्त एक काबिल तर्स मीडिया बन गया है और इतना मजबूर मीडिया बन गया है बिल्कुल कि मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि 80% प्लस जो सैटेलाइट मीडिया है वो तो मुख्तलिफ बिजनेसमैन जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने अपने बिजनेस जो है ना उनको शेल्टर देने के लिए वो चैनल्स खोले हुए ठीक हैं है उनका बराए रास्त ना उनके आबाओ अजदाद का ठीक है ना उनका खानदानी और ना अपना उनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक ठीक है जियो ग्रुप मीर शकीर रहमान जी डॉन ग्रुप हमीद हारून ठीक है नवाए वक्त ग्रुप निजामीज ठीक है इनके अलावा कौन सा ग्रुप है जिनका कोई ताल्लुक है सहाफत के बिल्कुल। साथ है ही नहीं किसी का जस्ट उन्होंने चैनल्स खोल लिए कुछ हाउसिंग सोसाइटियों के कुछ घी मिलों के कुछ मुख्तलिफ जो कारोबारी लोग हैं वो इस फील्ड में आ गए हैं ठीक हो गया ठीक है मिस तो ये वजह है कि वहाँ पे बिल्कुल हालात दिगर गो हैं ठीक है कोई सैलरियाँ नहीं है तनख्वाहें नहीं है अच्छा उनका रोना ये है कि वहाँ पे आज़ादी नहीं है ठीक है वो सिर्फ खर्चा उन्होंने करना है चैनल कहीं और से चलता है ठीक है कंटेंट किसी और की मर्जी से चलता है ठीक है तो मजबूरियां हैं ये तमाम जो आपको मीडिया नजर आ रहा है ना सैटेलाइट पर प्रिंट मीडिया ये मजबूर मीडिया है ठीक है तो इस सूरत हाल में आज के दिन तक अगर कहीं पे आज़ादी है तो वो डिजिटल मीडिया पर ही है ठीक है डिजिटल मीडिया का अगर इसको संभाल लिया जाए मैं आपको बताऊं 10 मई की जंग जो है जी सर वो फजाइया से पहले डिजिटल मीडिया ने जीती ठीक है सैटेलाइट मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया ने जीती प्रिंट मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया ने जीती इस बात का एतराफ फील्ड मार्शल भी कर चुके हैं बिल्कुल इस बात का एतराफ डीजी ISPR भी कर चुके इस बात का एतराफ वाजे पाकिस्तान ने किया इस बात का एतराफ वफाकी हुकूमत ने किया ठीक है तो डिजिटल मीडिया की ताकत ये है ठीक है सिर्फ इसको एक जिसको कहते हैं ना राय रास्त पे रखना ठीक है वो दरकिनार है वो अगर हुकूमत और इदारे इसको संभाल जाते हैं तो ये बहुत बड़ा मीडियम है और बहुत बड़ा सतून है ये एक डिजिटल सतून है ठीक है पाकिस्तान के लिए और इदारों के लिए सर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं आपके बयानात पे जाहिर बात है फीडबैक आता है अभी रिसेंटली भी एक कंट्रोवर्सी हुई है और बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है आपके जो भी है एक पॉडकास्ट के ऊपर तो उस बारे में क्या कहेंगे वो लोगों के लिए कंट्रोवर्सी होगी मेरे लिए तो नहीं सही है ठीक है मेरे लिए मतलब तो उस तनकीद को कैसे ले रहे हैं नहीं मैं तो पॉजिटिव लेता हूँ ठीक है अगर उसमें कहीं ना कहीं मेरी सिमत दुरुस्त करने का आंसर होगा तो मैं उसको करूंगा ठीक है और अगर वो कोई पेड तनकीद है जी। तो वो मुझसे नहीं छुप सकती बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस खेल का बहुत पुराना ये तो सच है प्लेयर हूँ बिल्कुल ऐसे है। मैंने ओपनिंग बैटिंग भी की है मैंने अटैक बॉलिंग भी की क्या हुई बात है है। मुझे ये सारा काम आता है ठीक है तो मैंने ये सारे जो है ना कंट्रोवर्सीज ये घोल के पी हुई हैं तो हमें पता होता है कि कहाँ पे तनकीद जो है ना वो पॉजिटिव हो रही ठीक है है और कहाँ पे पेड हो रही है और कहाँ पे हुब्बे अली में हो रही है कहाँ बुग़्ज़े माविया में हो रही है क्या बात तो ये चीज़ें जो है ना इसका मैं छोटा सा स्टूडेंट हूँ बिल्कुल तो इसलिए ये कंट्रोवर्सीज जो है ना ये हुस्न है ठीक है मीडिया का ठीक है और डिजिटल मीडिया का तो वक्त आएगा तो आपके साथ ही करेंगे इंशाल्लाह तो फिर ऐसे ऐसे राज आश्कार करेंगे तो फिर ये सारी तनकीद आपको ना एक वो आंधी से पहले जो एक वावरोला आता है ना उसमें उड़ती हुई नजर आएगी क्या बात है सर आई एम लिटरली घुमा देंगे। ऑनर्ड सिटिंग विद यू हियर थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम बहुत ज़बरदस्त बातें की और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हुए हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर कभी टाइम मिला तो ज़रूर हम पॉडकास्ट Welcome. करेंगे